आप मंच की तरफ बढ़िए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि के स्वागत से होती है, तो मैं सबसे पहले नंदिनी से निवेदन करूंगी कि बाम्बू ट्री देकर सर का स्वागत करें और इसी तरह से हमारे बच्चे भी कविताएं लिखें और फले फूले, इस तरह का आशीर्वाद हमारे बच्चों को दें। बच्चों, महेश दुबे सर जी के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कविताएं जो अकेले में भी हम मुझे मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए मजबूर करती हैं, तो उनकी ये कविताएं हैं। जब मैं बीएड कर रही थी, लगभग 2001 या 2 की बात बता रही हूँ, उस वक्त मुझे वहाँ पे एक कार्यक्रम अरेंज करना था और जहाँ से मैंने बीएड किया था वहाँ सभी मराठी भाषी थे। तो जब वहाँ हिंदी दिवस मनाना था तो सबने कहा हिंदी दिवस में कविता कैसे होगा। मैंने कहा मैम आप देखो, तो वो दिन था, लोगों ने इतना सराहा। तो सर मैं चाहती हूँ कि ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध के दांत वाले और हड्डी के दांत वाले, इन्हें भी उस कविता का महत्व समझ में आए। तो मैं बहुत ज़्यादा बाधा ना बनते हुए सीधे माइक आपको हैंडओवर करती हूँ ताकि इस माहौल को आप खुशनुमा बना दें। सब छोटे छोटे बच्चे मुझे ऐसे ही देख रहे हैं जैसे जू में जाके सब लोग भालू को देखते हैं। लेकिन कोई भी टेंशन लेना नहीं, आप लोग थोड़ी देर आनंद से बैठ जाओ, रिलैक्स होकर के एकदम। हाँ, सब अलग अलग साइज के बच्चे, छोटे बड़े मोटे गोल गोल, कोई लंबू कोई छोटू, कोई दुबली पतली। थोड़ी देर बिल्कुल शांत रह के सुनना, हंसी आए तो धीरे धीरे हंसो, लेकिन ज़्यादा शोर करोगे तो मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। मुझे सुनोगे तो मज़ा आएगा तुम लोगों को, है ना। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मज़ा उसी को आता है जो मज़ा लेना जानता है, मज़ा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। हम लोग थोड़ा यहाँ पे आनंद करेंगे, मस्ती करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग थोड़ा शांत होकर सुनना। जहाँ मजा आए खूब ताली बजाना, लेकिन बहुत देर तक मत बजाना कि मैं ताली में खड़ा ही रह जाऊँ, शाम हो जाए। तो खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगेंगे तो मैं गिर जाऊँगा। और कवि सम्मेलन सुनना कोई आसान काम तो है नहीं। बच्चों को जबरदस्ती ला के बिठाए, बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते। जो 10वीं के बच्चे थे वो बायोलॉजी लैब में खड़े थे 5-6, जैसे ही पता चला कवि आया सब भाग गए। कोई बोला टीचर मेरा पेट दुख रहा है, कोई बोला मेरा सिर दुख रहा है, मेरा जबरदस्त, वो जर्मन सीखने जाना है, बोले सब भाग गए। बोले हम जर्मनी भाषा समझ सकते हैं लेकिन हिंदी भाषा नहीं समझ सकते। तो ऐसा मैं हिंदी भाषा का कवि हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई टेंशन नहीं दूंगा। बहुत थोड़ी देर के लिए आप लोगों के बीच में रहूंगा, यहाँ से छोटी छोटी बातें करूंगा, आप लोग सुनोगे और वहाँ से ताली बजाओगे तो मजा आएगा। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी देश में ईमानदारी बची है। और ईमानदारी कम भी हो ना तो उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार बच्चे तालियां बजाएं तो बाहर लाखों लोगों को पता चल जाए। इसका लगता है टिफिन किसी और ने खा लिया है। टेंशन में
अकाल पड़ा हुआ है, इसको खाना ही नहीं मिलता। हाँ बच्चों, तो बस थोड़ी देर के लिए थोड़े शांत होकर के और सुनना। मैं छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, कुछ बातें करूंगा। टेंशन आजकल देखो कहीं से भी आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन आता है। कभी ये सिलेबस का टेंशन आता है, पढ़ाई का, होमवर्क का, मम्मी डैडी डांटते हैं उसका टेंशन आता है, टीचर का टेंशन आता है। ऐसे टेंशन हमेशा दुनिया में आते रहते हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। अभी आप लोग बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आता, बड़े होकर पता चलेगा कितने तरह की समस्याएं हैं जिससे हमारे पेरेंट्स जूझते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कैसे सर्वाइव करें। आजकल इतने तरह का टेंशन होता है ना। एक बच्चा गया उधर टैटू वाले के पास, बोला मेरे हाथ पे टैटू बना दो। उसने टैटू बनाया तो रोने लगा। मैंने पूछा तू अपनी मर्जी से तो बनाने गया था, अब टैटू बनवा के रो क्यों रहा है? टैटू बनाने में तो थोड़ा दुखता है। तो बोला दुखने की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, कि स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। इसलिए कभी भी जिंदगी में ना, ये वाला माइक बराबर आवाज आ रही है, ये वाली बताना। हेलो 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 हेलो, इससे आ रही है। ये खाली शो पीस है। हाँ, ऐसी समस्या आती है ना। देखो एक माइक ठीक है, एक शो पीस है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, हमको कोई चीज़ मिलती है, दो चीज़ें होती है, उसमें सेलेक्ट करना होता है कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। उसके लिए अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है। और वो दिमाग आपका तब काम करेगा जब आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया ही एक विद्यालय है, एक स्कूल है। आप हर जगह से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं केवल स्कूल में आप सीख सकते हैं, स्कूल के बाहर जाइए, वहाँ पर भी एक ज़िंदगी चल रही है। तो बहुत छोटा हिस्सा है जहाँ आप पढ़ने आए हो ना, ये तो आपकी ज़िंदगी का बहुत छोटा हिस्सा है जहाँ आप शुरुआत किया आपने। इसके बाद जब आप निकलेंगे तो बहुत बड़ा स्कूल है सारी दुनिया, वहाँ आपको सीखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ असली है, कौन सी नकली है, कौन सी चीज़ काम करती है, कौन सी चीज़ काम नहीं करती है, किस दिशा में जाना अच्छी बात है, किस दिशा में जाना खराब बात है। वो सब आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ता है, तब जाकर के आप आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य हैं। आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे, अपना नेचर अच्छा करेंगे, अपना व्यवहार अच्छा करेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान इस समय दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री कोई है तो हिंदुस्तान है। सारी दुनिया का ध्यान हिंदुस्तान के ऊपर है, क्योंकि आप सब जो अभी ग्रो कर रहे हो ना, ये आगे जाकर के पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए चाइना वहाँ परेशान है, अमेरिका उधर रो रहा। पूरे इंडिया के बच्चे निकलेंगे तो सारे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेंगे। पूरे इंडिया की अपने यहाँ की पॉपुलेशन 1.25 अरब है। खाली पैदल निकलना ना, पैदल, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो कुचल के मर जाए यार। उसके कोई फौज ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारी दुनिया हमसे घबराई हुई है। इसलिए सारी दुनिया कोशिश करती है कि इंडिया आगे न बढ़ सके, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, मेरे साथ सुनना और आनंद लेना। देखो हिंदुस्तान की मैं कविता सुनाता हूँ। यहाँ पर राम बसता है। हिंदुस्तान में सभी धर्म के, सभी जाति के लोग रहते हैं और राजनीति देश में कोशिश करती है किसी को ये बता दे तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम परप्रांति हो, तुम भूमिपुत्र हो, जिससे आदमी उसी में फंसा रहे, किसी को ये पता न चले कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन हमें ये बात पता चलती है कि कुछ भी होने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, उस दिन हिंदुस्तान एकदम विश्व गुरु बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक कविता देता हूँ, सुनना। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। गंगा यमुना की यह धरती, यहाँ हिमालय तना महान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो,
सुबह मंदिर की घंटी भी सुनाई पड़ती है, मस्जिद की भी अजान सुनाई पड़ती है। पूरी दुनिया में ऐसा केवल हिंदुस्तान है जहाँ मिलजुल करके ऐसे लोग रहते हैं। इसीलिए कहता हूँ, जहाँ गुरुद्वारों में हरदम गुरबानी के बोल चले, जहाँ गुरुद्वारों में हरदम गुरबानी के बोल चले, जहाँ मुसल्ला लिए नमाजी रोज बनाकर गोल चले, जहाँ हिंदुओं के भी जत्थे बम 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 बोल चले, जहाँ जैनियों के मुनिजन तप करने को तन खोल चले, मीरा के संग कान्हा का पूजन करते देखे रस खान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अभी ताली मत बजाओ, खाली सुन लो, उसके बाद में बजाना, कि उनके साथ मत बजाओ, नहीं तो आप शब्द नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा क्या हिंदी भाषा में मैं बोलता हूँ, आप लोग अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हो। लेकिन एक बात कहता हूँ, खिला हो फूल तो डाली भी भली लगती है, और शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है, और प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, अपनी हिंदी में तो गाली भी भली है। तो हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को थोड़ा कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा सा सुनेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ ना, समस्या प्रॉब्लम ऐसी आती रहती है, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं का सामना करने खड़े हो जाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। देखो 3-4 बच्चे हैं जो परीक्षा में भी नकल मार मार के पास होते हैं, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। देखो मेरी कविता का इतना असर पड़ा कि इसने खुद हाथ उठा के बता दिया कि मैं नकल करता हूँ। एक बार इसके लिए जोर से ताली बजाओ आप। ऐसा हो गया ना, एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, पैर ब्लू हो गया, ब्लू, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट कर लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला अब प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है ना, पैर पड़ जाते। इसके लिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने के चक्कर में नहीं पड़ना, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं सच बोल रहा हूँ। इसीलिए कॉन्फिडेंस रखो बस, और कुछ नहीं। हाँ। देखो अपना हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जो है पिछले 69 ईयर्स में, उसको हिंदी में 69 बोलते हैं, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। 69 ईयर्स में पहली बार मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड पर चलते हुए हिंदुस्तान ने क्या अचीव किया, और हमारे पड़ोसी फालतू बातों में लगे रहकर कहाँ रह गए। 4 पंक्ति देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से बताना कि दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए। दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए। सब नाली में मुंह धोए, हम गंगा जल तक पहुंच गए। अरे बच्चों, ये तो एडवांस पेमेंट कर दिया तुम लोगों ने, अभी ताली वाली तो आगे है बाहर, पहले पूरा सुनो फिर बजाना। देखो ये हेयर ड्रेसर उसकी चोटी खींच रही है। खुद की चोटी का ध्यान नहीं, आगे वाले की चोटी खींच के उसको परेशान कर रही। दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए। सब नाली में मुंह धोए, हम गंगा जल तक पहुंच गए। ओ नापाक पड़ोसी सुन ले, अपनी करतूतों से तू कश्मीर तक पहुंच न पाया, हम मंगल तक पहुंच गए।
ये क्या है ना, बच्चे लोग बड़े खतरनाक है, सही में बता रहा हूँ। अभी कल रात को उदयपुर में था, तो वहाँ पे बच्चे कोई नहीं थे, सारे कपल थे। तो बच्चों के सामने बोलना बड़ा खतरनाक होता है, सही बता रहा हूँ। मैं एक प्रोग्राम में गया था, कविता सुना रहा था, एक बच्चा आया, नीचे से घूमने लगा। थोड़ी देर तक मैं सुनाता रहा, उसने नीचे से पत्थर उठाया, लगा मेरे सिर का निशाना लेने। मैंने कहा बेटे पसंद नहीं आ रहा है तो बंद कर दूं? बोला नहीं अंकल तुम सुनाओ, तुम तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो तुमको भुला के लाया है। तो हमको तो यहाँ पे सीमा मैडम ने बुलाया है और ये मनसा मैडम ने बुलाया है। अच्छा लगे तो इनको अप्रिशिएट करना, नहीं तो बाद में इनके पीरियड में अच्छे से पढ़ना ही। एक्चुअली क्या बच्चे सब बड़े खतरनाक होते हैं। एक मेरे भी घर पे है एक छोटा सा, वो 3 बार फेल हो गया, फिर चौथी बार गया रिजल्ट लेने। मैंने कहा अगर इस बार भी तू फेल हुआ ना तो शाम को मुझे पापा मत बोलना। शाम को रिजल्ट लेके आया, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला छोड़ना यार महेश, कोई और बात कर। मतलब फेल हो गया। ऐसे बच्चे आजकल के बहुत खतरनाक है। मैंने फिर उसको पकड़ा, 2 तमाचा दिया। मैंने कहा तेरी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री नदी तैर करके जाते थे पढ़ने के लिए, तू क्या कर रहा है? बोले पापा तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पे लटक गए थे, तुम क्या कर? यही राम और कान्हा जैसे अवतारों की धरती है, राणा के भाले टीपू की तलवारों की धरती है। यही राम और कान्हा जैसे अवतारों की धरती है, राणा के भाले टीपू की तलवारों की धरती है। गुरु गोविंद सरीखे शेरों सरदारों की धरती है, मीरा सूर कबीरा जैसे कुछ प्यारों की धरती है। यही हिंदुओं की भी श्रद्धा, यही मुसलमान का ईमान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो दूजी ओर अजान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जहाँ कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है। श्री कृष्ण भगवान ग्वाले थे, गाय चराते थे, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया जो सारी दुनिया में उस पर शोध होता है। सारी दुनिया को जब अक्ल की जरूरत पड़ती है ना तो गीता की शरण में जाते हैं। जहाँ कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, जहाँ पिता का वचन पालने राजा वन को जाता है। भगवान रामचंद्र जी, उनको राज सिंहासन मिलने वाला था नेक्स्ट डे, लेकिन उनके पापा ने बोला कि नहीं तुम राज सिंहासन नहीं मिलेगा, जंगल में चले जाओ। वो 14 साल के लिए जंगल में चले गए। ऐसे लोग हमारे देश में हुए, इसलिए उनको भगवान मानते हैं। और आजकल के बच्चे हैं तो पापा मम्मी कुछ बोलेंगे उसका उल्टा ही करेंगे। घर जाते 24 घंटे कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, फिर आंखें खराब हो जाती, मेरी तरह चश्मा पहनना पड़ता है। जहाँ कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, जहाँ पिता का वचन पालने राजा वन को जाता है, जहाँ सत्य के लिए कोई राजा भिक्षुक बन जाता है। हरिश्चंद्र सर्वस्व त्याग मरघट का डोम कहता है। जहाँ प्राण देती पद्मिनियाँ नहीं छोड़ती अपनी आन, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो दूजी ओर अजान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और इसका आखिरी बंद दे रहा हूँ।
इसमें जब हिंदुस्तान आए ना तो ताली बजाना भाई, डरना मत टीचर लोग से। आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं। ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, बंदूकें लेकर के पाकी सीमा में घुस आते हैं, हम में कुछ गद्दार छुपे हैं वो ही हमें सताते हैं, सवाल हम में कुछ गद्दार छुपे हैं वो ही हमें सताते हैं, चंद कमीनों की साजिश से सवा अरब डर जाते हैं, जिस दिन हम जागेंगे बिल में घुस जाएगा पाकिस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ गंग। बहुत धन्यवाद बच्चों, अभी जोर से एक बार ताली बजा दो। अपना हिंदुस्तान है ना दुनिया में सबसे आगे है, मैं सच बता रहा हूं। मैं तो बनारसी आदमी हूं, बनारसी उससे भी आगे रहता। पिछले दिनों एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, मुझसे टकरा गया, मैं उसको भाजी मार्केट दिखाने ले गया। भाजी मार्केट में संतरा दिखाया, ऑरेंज। वो बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा इंडिया का ऑरेंज संतरा। बोला अच्छी, तुम्हारे इधर कितना छोटा छोटा होता है, हमारे इधर आके देखो यूरोप में कितना बड़ा बड़ा होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सेब दिखाया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा इंडियन एप्पल, सेब। बोला अच्छी, तुम्हारे यहाँ बहुत छोटा छोटा होता है, हमारे इधर आके देखो कितना बड़ा बड़ा होता है। मैं समझ गया डायरेक्ट एक्शन लेना पड़े। इतना बड़ा वाटरमेलन उठाया, तरबूज उसके हाथ में रख दिया। वो बोला ओह माय गॉड व्हाट इज दिस? मैं बोला इंडिया का अंगूर। अब तू तेरे कितना बड़ा बड़ा होता। इंडियन आदमी है ना, वो किसी से डरता वरता थोड़ी है यार, हर जगह वही कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे दो अंग्रेज में बनारस से आ रहा था ना ट्रेन में, उन्होंने चेन खींच दी। दो अंग्रेज गिटिर पिटिर कर रहे थे, चेन खींच दी। उसके बाद में एक ने बोला अरे पागल, ये इंडिया है, 500 रुपया फाइन लगता है, चेन क्यों खींचा? तो उसने खीसे में से निकाला, 300 रुपया निकला। बोला मेरे पास तो 300 है। तो दूसरे ने भी निकाला, बोले 200 मेरे पास है, टीटी आएगा तो भर देंगे। टीटी आया, उसने पूछा किसने चेन पुल किया? तो एक अंग्रेज के दिमाग की ट्यूबलाइट जल गई। मेरे तरफ उंगली दिखा के बोला ये मोटा आदमी है ना, इसने खींचा है। तो टीटी ने मुझे पकड़ा, उसने पूछा तूने खींचा? मैंने डायरेक्ट एक्शन लिया, मैंने कहा हाँ खींचा। तो क्यों खींचा? मैंने कहा ये दोनों ने मुझे बहुत मारा, मेरे पास 500 रुपया था, वो भी छीन लिया है, 300 इसके पास है, 200 इसके पास है, तो 500 का लेके मैं आ गया। ऐसे डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए कभी भी। तो इंडियन लोग ऐसे ही होते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वही बात है कि संस्कारों में रहो आप लोग, अपने माता पिता की इज्जत करो। एक बात मैं सच कहता हूँ, अगर दुनिया में आपको कुछ भी पाना, अभी आप बहुत छोटे हो तो मम्मी पापा आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे 10th पास करोगे, आप 12th में जाओगे तो उनकी फिर बातें आपको बहुत अजीब लगेंगी। तो इनको तो कुछ आता नहीं है और ये खाली पीली हमको हर चीज़ में मना करते रहते हैं। लेकिन एक बात सुनना कि जिंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से आवाज़ आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रखती। जब मम्मी डैडी नहीं होते ना तब उसका महत्व पता चलता है। तो जब भी आजकल क्या होता है, आपके मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने और आपके बड़े भाइयों ने, बहनों ने आप लोगों के लिए जितना कुछ किया है ना, वो बड़े होने के बाद सोचना कि हम कैसे लौटा सकें। क्योंकि दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखती है। तो मैं तो बहुत तरह की कविताएं लिखता रहता हूँ, आप लोग नेट पर भी पढ़ सकते हैं और
हर थर्सडे को पूरा पेज मेरा आता है, अपने खोलें दोपहर का सामना, पेज नंबर 13 पूरा मैं लिखता हूँ। उसमें रोज़ आपको कविताएं मिल सकती हैं, बहुत तरह की कविताएं मैं लिखता हूँ। आपको एक कविता मैं सुनाता हूँ। क्या है कि आप लोगों की एज ग्रुप ऐसी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सुनाऊँ। थोड़े बड़े होते तो अच्छा रहता, लेकिन मैं अलग अलग तरह की कविताएं लिखता हूँ। उसमें से एक कविता आपको सुनाता हूँ। तो महंगाई जो अभी देश में इतनी बढ़ गई है, उसमें मैंने कविता लिखी। पहले मैं अलग तरह की कविता लिखता था चुनाव के पहले, अभी चुनाव के बाद अलग कविता। अभी महंगाई बढ़ गई तो उसमें मैंने कविता लिखी, मजा लेना आप लोग का, क्योंकि मेरी ना फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खराब रहती है, तो इसलिए मैं ऐसी कविता लिखता हूँ। अभी स्कूल के गेट पे एक आदमी ने पकड़ लिया मुझे, बोला अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे देख के घुसने नहीं दे रहा था। एक और आदमी आया, बोले भाई साहब 100 रुपये का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने ये पूछ के मुझे जो इज्जत दी है उसके लिए मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूँगा। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी, इसलिए मैं महंगाई पे कविता लिख के दे रहा हूँ। तो आप लोगों को तो महंगाई का असर नहीं पड़ता, पेरेंट्स पे पड़ता, वो सुनना आप, थोड़ा मजा लेना। अलग ढंग की कविता है। मैं बहुत सारी फिल्मों की पैरोडियाँ भी लिखता हूँ। फिल्मी पैरोडी क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ, कविता कैसे कैसे लिखी जा सकती है। मैं ZTV के एक हास्य कवि मुकाबला में गया था, जिसमें पूरे देश के 72 पार्टिसिपेंट्स थे, और उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया। उसमें लोग हमको सब्जेक्ट्स देते थे, उस पर कविता लिखनी पड़ती थी। उन्होंने मुझे कहा दूध पे कविता लिखो, तो मैं चाय कॉफी पीता नहीं, मैं दूध पीता हूँ। मैं सेट पे दूध पी रहा था, तो उसने कहा दूध पे कविता लिखो। अब आपको ऐसा सब्जेक्ट दिया जाए दूध पे कविता लिखो, तो आप क्या लिखोगे? मैंने उसी समय कविता लिखी और वो टेलीकास्ट हुई। वो कविता आपको देता हूँ, सुनना। पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध, पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीते थे ईसा गांधी और बुद्ध, पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। काली काली भैंस मेरी दूध है गोरा गोरा, मेरे दूध को पीकर बुढ़ा भी बन जाए छोरा। लाठी टेक ना भूल के अब वो गुल्ली डंडा खेले, पैर पकड़ कर कहता फिर से ब्याह करा दो मेरा। मूल को एकदम भूला पगला ढूंढ रहा है सूद, पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीते थे ईसा गांधी और बुद्ध, पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीकर दारा कई कुश्तियां जीता। दूध के अंदर बहुत ताकत होती, कैल्शियम। आप लोग दूध पीते नहीं हो, आप दूध पिया करो, पियोगे तो मेरे जैसे मोटे ताजे हो जाओगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। जिसका टिफिन पता नहीं कौन खा जाता है। ये दूध पीती नहीं है, देखो इसके चेहरे से लग रहा है। और जो इसका टिफिन छीन के खाते हैं वो भी मेरी नजर में आ रहे हैं कौन खाता है। वो लोग थोड़ा कम खाया करो और सीढ़ियों से कुछ चढ़ा उतरा करो, नहीं तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी। मेरे दूध को पीकर दारा कई कुश्तियां जीता, इसी दूध को पीकर कान्हा कह गई पूरी गीता। इसी दूध को पीकर धोनी और सहवाग से चमके, दूध की वैल्यू ना समझी तो सौरभ हो गया रीता। दूध को पीकर जो खेले वो जीते आंखें मूंद, पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीते थे ईसा गांधी और बुद्ध, पी लो प्यारे दूध ये है। खत्म हो गया। अब आप लोग की हालत बड़ी खराब लग रही है, मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग तो टेंशन में इधर उधर देख रहे हैं कि ये खतरनाक राष्ट्रीय आपदा कितनी देर तक हमारा खून पीने वाली है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, अपन अंतिम रूप से देश की कविता कह के मैं वीर गति को प्राप्त हो जाता हूँ। तो मैं बच्चों का ज़्यादा शोषण करना नहीं चाहता। तो मैडम लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया और यहाँ इतनी चीज़ें खिलाई पिलाई, तो बिना वसूल के तो जाने देंगी नहीं, तो इसके लिए मुझे पूरा सुनाना पड़ रहा है ना। तो ऐसा है, हो जाता है। तो ये जो मैं कह रहा था ना, पैरोडी, आप लोग पैरोडी लिख सकते हो। आप लोग हिंदी भाषा में, अगर आपको कार चाहिए ना तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी,
लेकिन अगर आपको संस्कार चाहिए तो आपको हिंदी की